हमारी कहानी की शुरुआत टैलोनार के स्पेसशिप से होती है, जहां पर वो हेक्टर बटिस्टा को एक मशीन में फिट करके उसके अंदर से टाइम स्टोन को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उसका रैप्टर साथी आकर रॉबी को ये बताता है कि वो लोग टाइम की पावर्स को मैनिपुलेट करने में अभी तक नाकामयाब रहे हैं और अपनी सारी कोशिशों के बाद भी उन सभी को ये पता चला है कि हेक्टर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके सिर्फ टाइम को पॉज कर सकता है, उसे रिवाइंड या फिर फॉरवर्ड नहीं। और ये बात सुनकर रॉबी बिल्कुल भी खुश नहीं होता। और उसी शिप में वहां से थोड़ी ही दूर टैलोनार ने वोल्वरीन को भी पकड़ लिया था और इस समय वो उसे एक मशीन में डालकर उसके एडमेंटियम को उसके शरीर से अलग करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन ये करने में भी टैलोनार के साथी पूरी तरह से नाकामयाब थे। लेकिन तभी अचानक वहां पर पैट्स द डॉग अपीयर होता है और लोगन को इस हालत में देखने के बाद वो उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन लोगन उससे कहता है कि उसे इस समय टाइम बैट की जरूरत है। और बैट्स द डॉग बिना एक सेकंड वेस्ट किए वहां से तुरंत जाता है और उस टाइम बैट को ढूंढकर लोगन के पास लेकर आता है। और उस रूम में वापस लौटकर बैट्स द डॉग देखता है कि लोगन उस मशीन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर चुका है। लेकिन इस प्रोसेस में लोगन की हालत काफी खराब हो चुकी थी और वो एक हड्डियों का ढांचा बन के वही जमीन पर गिर पड़ता है। और जैसे ही बैट्स द डॉग उस बैट को लोगन के हाथों में थमाता है, ठीक उसी सेकंड लोगन की बॉडी अपने आप को एक बार फिर से हील कर लेती है और वो तुरंत ही अपने एडमेंटियम क्लॉज को बाहर निकालता है और उसके सामने जितने भी रैप्टर्स खड़े थे उनके टुकड़े टुकड़े कर देता है। उस शिप पे मौजूद बाकी के रैप्टर्स आकर लोगन को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब वोल्वरीन की रेज उसको टेक ओवर कर चुकी थी और वो बिना सोचे समझे उन सारे रैप्टर्स को चीरना शुरू कर देता है। और ये देखकर बैट्स द डॉग उससे कहता है, वाओ, मुझे यकीन नहीं होता, तुम्हें एवेंजर बनने किसने दिया। इधर लोकी टैलोनार की मॉम को लेकर उस शिप तक पहुंच चुका था। हालांकि उसकी मॉम इस बारे में बिल्कुल भी समझ नहीं पाती और वो लोकी से पूछने की कोशिश करती है कि आखिरकार वो स्पेस में कर क्या रही है। लेकिन लोकी उन्हें समझाता है कि उन्हें परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और बहुत ही जल्दी उन्हें सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। और ये बोलते साथ ही वो उनके सामने मौजूद गेट को खोल देता है और उसके दूसरी तरफ होने वाले नजारे को देखकर टैलोनार की मां पूरी तरह से चौंक जाती है, क्योंकि वो देखती है कि उनका बेटा टैलोनार अपने हाथ में एक वेपन को लेकर हेक्टर को टॉर्चर कर रहा था। रॉबी, क्या ये तुम हो? तुम इस बेचारे के साथ क्या कर रहे हो? इसको जाने दो। लेकिन टैलोनार को लगता है कि उसकी माँ वहां पर नहीं है और ये सब कुछ दरअसल में लोकी का एक इल्यूजन है। लोकी उसे समझाता है कि जो कुछ भी टैलोनार करने वाला है वो उसे नहीं करना चाहिए, लेकिन टैलोनार उसकी एक नहीं सुनता और वो तुरंत ही अपने क्लॉज को निकालता है और एक ही झटके में अपनी मॉम पर अटैक कर देता है। लेकिन उसके ये करते साथ ही टैलोनार को रियलाइज हो जाता है कि उसकी मॉम सचमुच वहां पर थी और ये सब कुछ लोकी का इल्यूजन नहीं था। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और इसी के साथ टैलोनार की माँ उसी के हाथों में अपना दम तोड़ देती है। लेकिन ये चीज लोकी को रोकने वाली नहीं थी। वो तुरंत ही हेक्टर को उस मशीन से फ्री करता है और वो दोनों वहां से भागने लगते हैं। हेक्टर उससे कहता है, डूड, तुम उसकी माँ को सचमुच शिप पर लेकर आ गए, दैट्स फक्ड अप। और उन दोनों को वहां से भागता हुआ देखकर टैलोनार जोर से चिल्लाता है, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। और हेक्टर के साथ भागते भागते लोकी उससे कहता है कि अगर इस समय वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके टाइम में पीछे जाएगा तो बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन हेक्टर उससे कहता है, ये मेरे ऊपर मत डालो, मुझे अपनी पावर्स का इस्तेमाल करना भी। लेकिन इससे पहले कि हेक्टर बटिस्टा अपने सेंटेंस को कंप्लीट भी कर पाता, उसका शरीर अपने आप ग्लो करना शुरू कर देता है और अगले ही पल वो अपने आप को टाइम में 10 मिनट पहले पाता है, जहां पर टैलोनार की माँ अभी भी जिंदा थी और वो अपने बेटे को समझाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन उसका पास्ट वाला वर्जन जो अभी भी उसी मशीन में बंधा हुआ था, वो हेक्टर को देखकर समझ नहीं पाता कि ये सब कुछ हो क्या रहा है। और जैसे ही हेक्टर उसे समझाने की कोशिश करने लगता है, टैलोनार उन दोनों पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन तभी हेक्टर का पास्ट वाला वर्जन पैराडॉक्स बनकर वहीं पर गायब हो जाता है और तब जाकर फाइनली हेक्टर बटिस्टा उन सबको समझाता है कि यहाँ पर हुआ क्या। वो उन्हें बताता है कि उसने न जाने कैसे अपनी टाइम पावर्स का इस्तेमाल किया है और वो टाइम ट्रैवल करके 10 मिनट पहले पहुंच चुका है। लेकिन जैसे ही वो सब लोग आपस में बात कर ही रहे थे, तभी अचानक उस रूम के दरवाजे को खोलकर लोगन वहां पर दौड़ता हुआ आ पहुंचता है, जिसने उन सारे के सारे रैप्टर्स को मारकर उनसे अपना कच्चा बना लिया था। और इस समय वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। लेकिन लोकी और हेक्टर मिलकर लोगन को पकड़ लेते हैं और उसे टैलोनार पर अटैक करने से रोकने लगते हैं। और ये सब कुछ चल ही रहा था कि तभी अचानक उनके ऊपर से एक और आवाज आती है और वो सब लोग देखते हैं कि उस शिप की छत को तोड़कर वॉरब्रिंगर वहां पर आ पहुंचा था। वॉरब्रिंगर को देखते ही टैलोनार उन सबके आसपास एक फोर्स फील्ड को तो कंस्ट्रक्ट कर ही लेता है, लेकिन वॉरब्रिंगर की पावर्स उन सबसे बहुत ज्यादा थी। वो उस फोर्स फील्ड के ऊपर एक जबरदस्त स्मैश मारता है और वो सब लोग उस फोर्स फील्ड के साथ ही इस शिप के बीचों बीच पहुंच जाते हैं। और ये सब कुछ देखने के बाद लोगन इस बात को समझ जाता है कि अगर इस समय पर उनकी कोई मदद कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ हेक्टर बटिस्टा है। और यही बात को सोचकर वो हेक्टर के पास जाकर उससे कहता है, लिसन किड, आज से कुछ समय पहले तक मैं एक ऐसे स्कूल में काम करता था जो तुम्हारी तरह कई सारे बच्चों की मदद किया करते थे।
लेकिन तुम्हारी किस्मत खराब है क्योंकि हम सभी के पास अब कुछ ही सेकंड बाकी हैं और इन कुछ सेकंड्स में तुम्हें अपनी पावर्स को फिगर आउट करना होगा। मैं इन्फिनिटी स्टोन्स के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं जानता, बस मुझे ये पता है कि ग्रीन वाले का यूज करके हम लोग टाइम में आगे या फिर पीछे जा सकते हैं। तो अगर तुम्हें अपनी पावर्स का सही इस्तेमाल करना है तो तुम्हें ये चीज करते हुए अपने आप को विजुअलाइज करना होगा। और ये कहने के बाद लोगन अपने क्लॉस को निकालता है और वॉरब्रिंगर पर अटैक करने के लिए कूद पड़ता है। लेकिन इसके अगले ही सीन में हम सभी लोग देखते हैं कि हेक्टर बटिस्टा ने टाइम को सक्सेसफुली रोक दिया था। इनफैक्ट उसने टाइम को इस तरह रोका था कि अब टाइम को रुके हुए पूरे 3 दिन बीत चुके थे और अब हेक्टर को पता भी नहीं था कि अगर वो उसे रिज्यूम करे भी तो करे कैसे। उसने उस शिप पर घूम घूम कर उसका चप्पा चप्पा छान मारा था, लेकिन उसे अपनी पावर्स को फिगर आउट करने के लिए और कोई रास्ता मिला भी नहीं। और इसी बीच उसे उसी शिप पर एक एलियन की लाश भी मिलती है जिसकी कॉस्ट्यूम हेक्टर को पसंद आ जाती है और वो उसे पहन भी लेता है। और ये सब कुछ करने के बाद हेक्टर धीरे धीरे अपनी पावर्स को फिगर आउट करना शुरू करता है और उसे समझ में आने लगता है कि आखिरकार कैसे उसे अपनी पावर्स का इस्तेमाल करना है। उसे ये सब कुछ करते करते अपने आप को विजुअलाइज नहीं करना बल्कि अपने आप को एक रिमोट कंट्रोल जैसा समझना है, ठीक वैसे ही जैसे हम लोग कैसेट्स को रिवाइंड करते हैं। और ये सब कुछ सीख लेने के बाद वो तुरंत ही टाइम को रिज्यूम करता है और लोगन जो आज से 3 दिनों पहले पॉज हो चुका था वो तुरंत ही वॉरब्रिंगर में अपने क्लॉस को घुसा देता है। लेकिन वॉरब्रिंगर उससे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। वो एक ही पंच में लोगन को वहां से दूर फेंक देता है और रॉबी की मॉम पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। लेकिन तुरंत ही हेक्टर उसके सामने आता है और अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके वो सिर्फ और सिर्फ वॉरब्रिंगर को वहीं पर पॉज कर देता है। लेकिन इस सारी तबाही के कारण टैलोनार का शिप अब काफी अनस्टेबल हो चुका था और तभी अचानक वहां पर एक जबरदस्त ब्लास्ट होता है और वो शिप पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है। और ये सब कुछ देखकर टैलोनार वहीं पर एक पोर्टल क्रिएट करता है और वो सब लोग उससे होकर अर्थ पर पहुंच जाते हैं। लेकिन उन सबको भागता हुआ देखकर वॉरब्रिंगर जोर से चिल्लाकर कहता है, तुम मुझसे भाग नहीं सकते बॉय, तुमने मेरी बात सुनी, तुम मुझसे भाग नहीं सकते। और इसी के साथ टैलोनार का वो पोर्टल वहीं पर क्लोज हो जाता है। और इन सारी चीजों को देखकर रॉबी की मॉम उसे वहीं रुकने को कहती है। वो उससे कहती है कि वो सब लोग मिलकर एक नई जिंदगी को शुरू कर सकते हैं। लेकिन रॉबी अपनी मॉम की बात नहीं सुनता। वो उनसे कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है और ऐसे कई सारे काम हैं जो उसे पूरे करने हैं। और ये कहने के बाद रॉबी अपनी मॉम को वहीं पर छोड़कर स्पेस के लिए निकल पड़ता है। और रॉबी को वहां से जाता हुआ देखकर लोगन हेक्टर के पास आकर उससे कहता है कि हेक्टर को एक बार फिर से टाइम को रिवाइंड करना होगा ताकि वो लोग उस टाइम में पहुंच पाए जब एक्समैन अभी भी जिंदा हो और जिस किसी ने भी एक्समैन को डिस्ट्रॉय किया है लोगन वहां पर पहुंचकर उसे रोक सके। लेकिन हेक्टर उससे कहता है, जिसने भी एक्समैन को डिस्ट्रॉय किया है उसे रोक सके, तुम पागल हो क्या? और वैसे भी मेरा अभी तक का सबसे लॉन्गेस्ट टाइम ट्रैवल सिर्फ 90 सेकंड्स का है, तो प्लीज मुझे बख्श दो। लेकिन ये सुनकर लोगन बिल्कुल भी खुश नहीं होता। वो हेक्टर पर अटैक करना शुरू कर देता है और उससे कहता है कि उसने हेक्टर की मदद करी है और अब बदले में उसे लोगन और एक्समैन की मदद करनी होगी। लेकिन हेक्टर लोगन की बातों में नहीं आने वाला था। वो उससे कहता है कि बस बहुत हुआ, उसने अपनी सारी जिंदगी सिर्फ पुलिस को बर्दाश्त किया है और अब से वो किसी की बात नहीं सुनेगा। और ये कहने के बाद वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है और एक ही सेकंड में लोगन पर कई सारी घूसों की बरसात कर देता है। और जैसे ही लोगन को होश आता है तब तक उसे ये चीज पता चलती है कि हेक्टर अपनी पावर्स का यूज करके वहां से निकल चुका था। और एक डिसअपॉइंटेड लोगन लोकी की तरफ देखकर अपने क्लॉस को निकालता है और उससे कहता है कि इन सारी चीजों में आखिरकार लोकी का एंगल है क्या। वो इस बात को जानता है कि कुछ समय पहले तक लोकी ने सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को होल्ड किया है और आखिरकार ऐसा क्या था जो लोकी ने वहां पर देखा हो। और इसके जवाब में लोकी लोगन को बताना शुरू करता है। वो उससे कहता है, स्टोन्स एक कर्स है, वो इस यूनिवर्स को चलाने वाली चाबियां जरूर हैं, लेकिन उन्हें कंट्रोल किया जाता है और उन्हें कंट्रोल करने वाले और कोई नहीं बल्कि सेलेस्टियल्स हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी स्टोरी को मेरे अलावा और कोई नहीं लिख सकता और इसी वजह से मैंने इन सारी चीजों को फिक्स करने की कोशिश करी। मैंने ये सोचा कि अगर इन्फिनिटी स्टोन्स को वो सेलेस्टियल्स नहीं बल्कि हमारे यूनिवर्स का कोई ना कोई इंसान कंट्रोल करेगा तो शायद हो सकता है कि हम लोग हमारे फ्यूचर को चेंज कर सकें और इस यूनिवर्स को बेहतर बना सकें, क्योंकि कुछ ही समय में मैलकीथ का वॉर ऑफ रेल्म्स इस दुनिया तक पहुंचने वाला है और एक बार वो इस दुनिया तक पहुंच जाएगा तो ये पूरी दुनिया आग में जल उठेगी। और इस पूरे वॉर में मेरे साथ क्या होने वाला है इस चीज को भी मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। लेकिन लोगन उससे कहता है, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और मैं इस बात को भी नहीं मान सकता कि एक्समैन मर चुके हैं। और लोकी उसे जवाब देता है, एवरीथिंग डाइज लोगन। लेकिन लोगन का इस बात पर कोई असर नहीं पड़ता। वो अपने मिडिल एडमेंटियम क्लॉ को अपने मिडिल फिंगर की तरह लोकी को दिखाता है और वहां से निकल जाता है। लेकिन कॉरी ऑफ क्रिएशन में जाने के बाद लोकी इस बात को समझ चुका था कि वॉर ऑफ रेल्म्स की शुरुआत में ही लोकी की मौत होने वाली है। और अगर आप सभी लोग इस कहानी के बारे में और भी जानना चाहते हैं तो आप सभी लोग वॉर ऑफ रेल्म्स की कहानी को देख सकते हैं, जो वुल्वरीन की इन्फिनिटी वॉच के खत्म होने के बाद सीधे शुरू होती है।